वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। जैसा कि आपको पता ही होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए क्लास 12th बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स का हम एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं और अपने इस सीरीज़ में बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के सभी चैप्टर्स का एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक जरूर कर सकते हैं। आज हम आपके साथ एक नए चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का ये पहला एमसीक्यू होगा। इसके बाद भी 2 से 3 और एमसीक्यूज हो सकते हैं, जिसमें प्रत्येक में 30 से 40 क्वेश्चंस होने की संभावना होगी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपने रेगुलर अपडेट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। ऑप्शन है अंडजनन, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है अंडोत्सर्ग और चौथा है मादा जनन। तो जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है अंडजनन। नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, अंडाणु जो होता है उसी को मादा गैमेट के रूप में भी जाना जाता है, फीमेल गैमेट कहते हैं, और शुक्राणु को मेल गैमेट के रूप में जाना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शुक्राणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? जैसे अंडाणु बनने की विधि को अंडजनन कहते थे, वैसे ही शुक्राणु बनने की विधि को क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन बोलते हैं। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन देखना, आंसर इसका टिक करना, बात खत्म होता है। तीसरा क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ऑप्शन कह रहा है 1 में ए, बी में 2, सी 3 और डी ऑप्शन है 1 भी नहीं। तो देखिए जो चौथा ऑप्शन है डी 1 भी नहीं, वो तो सुटेबल है ही नहीं, क्योंकि कम से कम एक भी तो ऑर्गेनिज्म चाहिए जिससे नए ऑफस्प्रिंग बने, नए संतति का निर्माण हो। तो अलैंगिक जनन की सबसे खास बात यही होती है कि इसमें एक जनक भी होगा तो वो सफिशिएंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इसीलिए 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। मतलब एक ही जनक से अलैंगिक जनन आसानी से हो सकता है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन को भी आप इस ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते कि 2 जनक का होना जरूरी है, मतलब मेल फीमेल का होना जरूरी है, कुछ ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन वहाँ पे लैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है, मतलब लैंगिक में 1 या 2, दोनों में कोई भी हो सकता है, तब होगा, लेकिन अलैंगिक में 1 सफिशिएंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो 3 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। चौथा क्वेश्चन है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा है विखंडन, तीसरा है कायिक जनन और चौथा है सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। क्योंकि मुकुलन हो, चाहे विखंडन हो, चाहे कायिक जनन हो, ये सब क्या है? अलैंगिक जनन का ही तरीका है। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रा में मुकुलन होता है, या फिर जो गुलाब के पौधे आपको आप यूज़ करते हैं, चाहे आलू की खेती करते हैं, तो वहाँ पे जो जनन होता है वो होता है कायिक जनन। इसलिए 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए जड़ से, बी स्तंभ से, सी पत्ती से, चौथा डी, मतलब डी इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा 5 नंबर क्वेश्चन का इनमें से सभी, क्योंकि कायिक जनन का परिभाषा ही होता है कि किसी पौधे या किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के किसी भी हिस्से से एक नए संतति का निर्माण होना। कोई भी हिस्सा हो सकता है, चाहे जड़ हो, चाहे स्तंभ हो, चाहे पत्ती हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है पत्तियां, स्तंभ, जड़ और बीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या? बी, स्तंभ।
चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक ही फूल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। पराग कोष से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना या पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि एक ही फूल के भीतर, मतलब पराग कोष भी उसी के हैं और वर्तिकाग्र भी उसी का है, तब इसको परागण तो कहेंगे, लेकिन ये स्वपरागण होगा कि पर परागण होगा कि अंडोत्सर्ग होगा कि निषेचन होगा। तो इसका सही जवाब है 7 का ऑप्शन है स्वपरागण, क्योंकि एक ही फूल के भीतर ये सारी प्रोसेस हो रही है। पराग कोष भी, परागकण भी उसी का है और वर्तिकाग्र भी उसी का है, इसलिए इसको बोलेंगे स्वपरागण। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अंडोत्सर्ग चाहे अंडोत्सर्जन, दोनों एक ही बात है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है। मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है। ऑप्शन है अंडाशय में, गर्भाशय में। ये 4 ऑप्शन आपको टोटल दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये बराबर क्वेश्चन आते रहता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है। जो शुक्राणु होता है ह्यूमन बीइंग में, और खास करके क्या सिर्फ मेल में ही पाया जाता है, तो ये किस अंग में स्टोर होता है, भंडारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एपिडिमिस। कहाँ होता है, तो एपिडिमिस में इनका भंडारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। पहला ऑप्शन है 2n, दूसरा है 3n, चौथा है 4n और तीसरा है 4n और चौथा है n। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, n। जी हाँ, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है n, जबकि क्वेश्चन अगर बदल दिया जाता है कि अगर युग्मनज कर दिया जाता, युग्मक ना करके युग्मनज कर दिया जाता, जैसे जाइगोट जो होता है ना उसको युग्मनज कहते हैं और जो गैमिट होता है उसको युग्मक बोलते हैं। तो युग्मक रहेगा तो n होगा और युग्मनज आ जाएगा तो उस केस में 2n भी उसका आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। पराग कण का आंतरिक भित्ति कहलाता है। पराग कण का आंतरिक भित्ति कहलाता है। अगर आप 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, इसको पढ़े होइएगा तो पराग कोष का जो वहाँ पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया, पराग कण का जो बनाया गया होगा, उसमें अब थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा वहाँ लिखा गया है एक लाइन कि पराग कण का आंतरिक भित्ति इंटाइन की बनी होती है। INTI यानी इंटाइन की बनी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंटाइन। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है। ऑप्शन है युग्मक, दूसरा है युग्मनज, तीसरा है संतति, चौथा है क्लोम। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि सिर्फ एक रहेगा, मेल का हो चाहे फीमेल का हो तो उसे युग्मक बोलते हैं, लेकिन जब मेल और फीमेल दोनों मिल जाएगा तो उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, युग्मनज। जी हाँ, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को युग्मनज कहा जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं लिखा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, अगर मिलते तब तो युग्मनज हो जाता, लेकिन बोला है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा है भ्रूण जनन, तीसरा है युग्मक जनन, चौथा है आकार जनन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, युग्मक जनन। चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 कह रहा है कि 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत्र बन जाती है कहलाती है। इसका ऑप्शन पहला है ब्लास्टुला, दूसरा है गैस्ट्रुला, तीसरा है विदलन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैस्ट्रुला। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन पहला है स्पोर, दूसरा है संयुग्मन, तीसरा है उभयलिंगी, चौथा है एकलिंगी। तो देखिएगा, अगर एक पाया जाता तो एक लिंगी बोलते हैं, लेकिन अगर नर और मादा दोनों पाए जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे उभयलिंगी। तो 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उभयलिंगी। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस प्रकार के जनन करने वाले, फिर से किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? ठीक है, मतलब जनन की वो कौन सी विधि है जिसमें विभिन्नता ज़्यादा होता है, अधिक विभिन्नता देखने को मिलता है? ऑप्शन है पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा युग्मक जनन और चौथा है कायिक जनन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैंगिक जनन। क्या होगा? लैंगिक जनन, क्योंकि लैंगिक जनन में हमेशा म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की संभावना कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए इस जनन से जो प्राणी बनते हैं उनमें अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह विधि जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, वह विधि जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो देखिएगा, अगर आपको जनन का परिभाषा याद होगा तो आपको याद होगा बिल्कुल जनन का परिभाषा ऐसे ही होता ही है, मतलब जनन होगा। अब ये अलग बात है कि ऑप्शन में मुकुलन लिखा है, लैंगिक जनन लिखा है और लैंगिक जनन लिखा है, लेकिन ये तीनों, चाहे मुकुलन हो, चाहे लैंगिक हो, चाहे अलैंगिक हो, ये जनन के ही तो प्रकार है। इसलिए 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सभी। चलेगा? अच्छा, बहुत मेहनत करके आप लोगों तक इस अच्छी स्टडी मटेरियल्स को, एक ट्रस्टेड मटेरियल्स को पहुंचाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब ही तो हमें मोटिवेशन देता है और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन समझ गए ना? वैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? इसका अर्थ है कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो शिशु को सीधे जन्म नहीं देते हैं, वो अंडे देते हैं, और कुछ होते हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो क्या कहलाएंगे? किसकी? जो शिशु को जन्म देते हैं वो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जरायुज। क्या बोलते हैं इनको? जरायुज कहते हैं। चलेगा? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडे से लेकर गर्भस्थ शिशु बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो क्वेश्चन मुझे बताने वाला है नहीं, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं, फिर भी गर्भावस्था होता है ये, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोटोमी किस में होता है? क्वेश्चन है प्लाज्मोटोमी किस में होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रा, दूसरा है ओबोलिया, तीसरा है ओपेलिना, चौथा है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मोटोमी होता क्या है। देखिए, कहा जा रहा है कि इन एन ऑल प्लाज्मोटोमी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू डॉटर ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग विदाउट अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। मतलब यह प्लाज्मोटोमी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक पेरेंट जो होता है वो डॉटर ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग में बट जाता है बिना माइटोसिस की प्रक्रिया से गुजरे हुए, बिना माइटोसिस की प्रक्रिया से गुजरे हुए। एग्जाम्पल क्या लिखा गया है? प्लाज्मोडियम और ओपेलिना। याद रखिए एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम और ओपेलिना। अब क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे प्लाज्मोटोमी में क्या क्या लिखा गया है? प्लाज्मोडियम भी है,
और ओपोलिना भी है। तो कई जगह इसका सही आंसर सिर्फ ऑप्शन सी चेक करवा दिया जाता है, ओपोलिना, लेकिन आप उस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद से समझ गए होंगे कि ओपोलिना और प्लाज्मोडियम दोनों में पाया जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर सी और डी होना चाहिए। चलेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी अनिषेचित अंडज में से बीज के विकास को बोलते हैं। किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को बोलते हैं। पहला है विविपोरस, बी है पार्थेनोकॉर्पी, सी है एपोगेमी और डी है एपोस्पोरी। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी। क्या बोलते हैं? पार्थेनोकॉर्पी। देखिएगा, जब भी बीज बनता है तो निषेचित होने के बाद अंडज से बीज बनता है, लेकिन अगर बिना निषेचन के बन जाए तो उसी को बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी। चलेगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले ही सफल होता है, क्योंकि? अब कारण बताना है। तो इसको जानने के पहले सबसे पहले देख लेते हैं ग्राफ्टिंग होता क्या है। व्हाट इज ग्राफ्टिंग? देखना, ये फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ खूब ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, ये एक पौधा का एक यहाँ पे ब्रांच है ये, और इसमें एक दूसरा इसमें इंसर्ट कर दिया गया और इस प्लास्टिक से इसको बिल्कुल बांध दिया गया है। ऐसे क्राफ्ट यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस आप बहुत सारे देखते होइएगा, ठीक है। इसी को एक दूसरे तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि कोई सेक्शन है ये, और ये एक जो है तना है, आपने क्या कि इसको बीच से थोड़ा सा कट कर दिया, कट लगा दिया, और इसको ले आके इसमें इंसर्ट कर दिया। बिल्कुल इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद क्या कर दिया, इसको अच्छे से बांध दिया। अब इससे होगा क्या कि ये दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, जबकि ये तो एलियन था ना, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे एक साथ ग्रो करेंगे। तो इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ्टिंग एक बीजपत्री में विरले ही सफल होता है, जल्दी से सफल नहीं होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण होगा ऑप्शन बी, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। क्या होते हैं? कैम्बियम विहीन होते हैं। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, इस वजह से उनमें ग्राफ्टिंग भी शायद ही कभी सफल हो पाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। एफाइरा लार्वा ऑरेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है? ऑप्शन है रीजेनरेशन, दूसरा है विखंडीकरण, तीसरा है टूटन और चौथा है एस्ट्रोबालाइसन बाइलेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टूटन। 25 क्वेश्चन देखते हैं, जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है पक्षी, दूसरा है अस्थि, तीसरा है एजिंग, चौथा है पृथ्वी। तो इसका सही जवाब होगा एजिंग। किसका अध्ययन होता है? एजिंग, मतलब उम्र बढ़ता है ना या घटता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना। तो जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो एजिंग का अध्ययन होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस में बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? ऑप्शन है मकड़ा, गाय, मधुमक्खी और केंचुआ। क्वेश्चन है किस में बिना निषेचन द्वारा ही होता है जन्म। देखिएगा इसका सही जवाब यहाँ लिखा गया, एक लाइन देखिएगा, डाउटनेट का है, मधुमक्खियों में नर का जन्म अनिषेक जनन विधि से होता है। मतलब बिना निषेचन के ही मधुमक्खी में नर का जन्म हो जाता है। इस विधि में मादा से उत्पन्न अंडाणु का निषेचन नहीं होता और वह अनिषेचित अवस्था में ही वृद्धि करता है। चलेगा। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मधुमक्खी। वो भी सिर्फ नर मधुमक्खी के समय ऐसा होता है, सब में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो सीधे रटने वाला क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 16। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन कि किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म है। अनावृत बीजी मतलब जिसके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, उसके एंडोस्पर्म क्या होंगे? पहला है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। अगुणित मतलब 1, द्विगुणित माने 2, त्रिगुणित माने 3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिगुणित। अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म क्या होते हैं? तो त्रिगुणित होते हैं। 29वां क्वेश्चन है, किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्विगुणित। अंडाशय किस प्रकार के होते हैं? द्विगुणित होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? कोई पौधा है
तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन किस में होगा? ऑप्शन है मूल छोर, दूसरा है परागकण, तीसरा है तना के छोर, चौथा है परागकोश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परागकोश। कहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन पौधों में? तो परागकोश में होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी छोटे से भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, मतलब किसी छोटे से हिस्से या टुकड़े से पूरा शरीर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा ये कि हाँ डेफिनेशन इंसर्ट किया गया, देख लीजिएगा। मॉर्फोलॉक्सिस लिखा गया यहाँ पे, और इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है? रीजेनरेशन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी टिश्यूज, मतलब जो अस्तित्व में बॉडी टिश्यूज हैं उसके इस्तेमाल से एक रीजेनरेशन करना, कोई ऑर्गेनिज्म को फिर से तैयार करना, क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉक्सिस कहलाता है। इस तरीके से 31 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलेगा? ऑप्शन ए 31 का सही जवाब होगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।